Assalamualaikum dear students, how are you? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. Now today we discuss about the short answers. लास्ट जब जो हमने शॉर्ट आंसर्स थे वो 5 करके डिफरेंट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे. अब हमारे पास जो रिमेनिंग 2 लेक्चर्स रह गए हैं, वो 2 शॉर्ट आंसर रह गए हैं. वो कौन कौन से हैं जी? 5.16 एंड 5.17. 5.16 और 5.17 शॉर्ट आंसर्स आज हमने बेटा डिस्कस करने हैं. तो चलते हैं सबसे पहले 5.16 के हवाले से. 5.16 में वो क्या कहता है? व्हाट विल हैपन ऑन व्हाट द फैक्टर द ऑर्बिट स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज़ डिपेंड. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो ऑर्बिटल स्पीड जो है डिपेंड करती है. तो सबसे पहले मेरे पास ये जो फैक्टर्स हैं वो उसमें बाय मैथमेटिकली फार्मूलाज के ज़रिए मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ. अभी लेट्स सी. ओके बेटा, यहाँ देखें हमारे पास इसके 2 मैथमेटिकल इंडक्शंस हैं. हमने देखना है कि किस में से क्या वैल्यू जो है वो इंशाल्लाह पूरी होती है. इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली उसने पूछा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का नाम बताएं, वो फैक्टर्स बताएं जिनके ऊपर जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है. मैं दोबारा एक दफ़ा आपको क्वेश्चंस का व्यू करवा देता हूँ. हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी? यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स उसने पूछे हैं. देखें, कहता है फाइंड द फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड. कि सैटेलाइट की जो स्पीड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ओके, नाउ लेट्स सी. हमारे पास जो आज का हमारा टॉपिक है उसके हवाले से देखते हैं जी. फिज़िक्स में फिज़िक्स क्लास 9th है. 5.16. सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एफ इज इक्वल टू किसके था जी? Gm/r². ये है ग्रेविटेशनल फोर्स. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फार्मूला हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू Gm/r². लेकिन यहाँ पे जो एफ है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है. और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? mv²/r इक्वल टू किसके आ जाएगा? Gmm/r². क्लियर यहाँ तक बेटा? वेरी नेक्स्ट. यहाँ पे अगर देखें तो एम से क्रॉस हो जाएगा, जिसकी पावर कुछ ना होना आर, जैसे यहाँ पे नीचे आर है उसकी पावर 1 है. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ आर की पावर 2 है. तो यहाँ से जो 1 पावर है वो कैंसिल हो जाएगी किसके साथ? यहाँ से जो 1 पावर है वो कैंसिल हो जाएगी किसके साथ? 2 के साथ. और पीछे 1 पावर रह जाएगी. तो यहाँ से एक आर से कैंसिल हो गया, एम से कैंसिल हुआ, तो v² हमारे पास किसके इक्वल आ गया? Gmm/r. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने. v = आ गया Gmm/, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ v के साथ, और आंसर आ गया जी Gm/r होल अंडर स्क्वायर रूट. अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं. g इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसलिए क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, v क्या है यहाँ पे? ऑर्बिटल वेलोसिटी है. तो यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट करें ये अर्थ है, ये एक सैटेलाइट है. क्लियर? और ज़मीन की सरफेस से जो सैटेलाइट की हाइट है हम सपोज करते हैं h है, और इसका जो रेडियस है उसको हम r का नाम देते हैं. तो ये जो नीचे स्मॉल r आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली वैल्यू है r+h की. इसको अगर हम कंबाइनली देखें तो ये वैल्यू बनती है किसकी? r+h के हवाले से. वेरी नेक्स्ट. Gm/r + h होल अंडर स्क्वायर रूट. यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन फोर्स भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है. हमें सिर्फ हाइट मालूम करनी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखा जाए तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? Gm/r + h, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट. एक और फार्मूला भी है मेरे पास, जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर है √g × r + h. लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो खाली g नहीं है बल्कि gh है. g में और gh में फ़र्क है बेटा. g होती है ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ, जिसकी वैल्यू हमने 10 मीटर/सेकंड रखी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. लेकिन जो gh है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एट हाइट h. और आपको पता है कि ज़मीन के सेंटर से जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है, फिर वो 10 नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है. तो इसका मतलब हमें पहले ये भी मालूम करनी होगी. पहले GH मालूम करेंगे और फिर उसके बाद जो है
एच की वैल्यू, और फिर यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो जी एच और एच दोनों क्या हैं, अननोन वैल्यूज़ हैं। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद वो होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो फैक्टर्स के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। तो एक पहले फार्मूले में क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल है, फोर्स है, रेडियस ऑफ अर्थ और मास है, ये तीनों कांस्टेंट है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे हाइट निकालनी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये हैं इनके फैक्टर्स। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटीज डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, mass of earth, radius of earth and the height on the surface of the earth। उर्दू मीडियम भी यही लिखेंगे कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका इन्हिसार होता है किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है, ज़मीन के मास पे, ज़मीन के रेडियस पे और ज़मीन की सतह से सैटेलाइट की बुलंदी पर। नीचे आ जाएं, दूसरे फार्मूले के मुताबिक क्या होगा जी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो उसका इन्हिसार होता है किस पे, ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ें नीचे भी आ जाएंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की जानब। शॉर्ट आंसर नंबर है 5.17। तो चलते हैं जी उसकी स्टेटमेंट को पहले रीड आउट करते हैं, क्या कहता है वो। इन द 5.17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं, वाई द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन एट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जो जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं ये स्टेशन क्यों होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में, इसकी वजह क्या है ये हमने बतानी है। ओके लेट्स सी जी, इसकी वजह बता देते हैं हम उनको। फर्स्ट करें जी, मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, और इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा अर्थ का, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, जस्ट लाइक मैप जैसे होता है ना हमारे पास ग्लोबल मैप। ये कुछ मैंने छोटे छोटे ना पॉइंट्स यहाँ पे शो कर दिए हैं। सपोज़ ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला, इसको मैंने कह दिया PAK, पाक से मतलब पाकिस्तान बना दिया। अच्छा, मैंने अब एक सैटेलाइट बनाना है जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ है। बात इस तरह से है बेटा कि हमारे पास जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़ी बड़ी जो इसको डील करती हैं, तो उन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फ़ैसला किया कि हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं इस पूरी अर्थ के ऊपर। तो उन तमाम ममालिक के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर हमारे ना ज़मीन के बाहर एक ऐसा ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट जो है वो बग़ैर किसी ग्रेविटेशन पुल के वहाँ खड़ा हो सकता है, वो मूव कर सकता है अराउंड द अर्थ, और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल और फोर्स नहीं होगी। तो तमाम के तमाम ममालिक जो कि दुनिया के हर जगह पे साइडों पे वाक़या हैं, उनके बिल्कुल सामने ही जहाँ पे वो मुल्क वाक़या है उसके बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट है उसके अंदर जो खाली जगह है वो उस मुल्क के लिए वफ़र कर दी गई ताकि वो अपने सैटेलाइट को वहाँ भेज सकें और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकें। तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या आया, हमने जैसे यहाँ पे देखें एक सैटेलाइट दिया। अब कोई भी सिग्नल हम यहाँ से अगर सैटेलाइट पे भेजते हैं या वहाँ से सैटेलाइट से रिसीव करते हैं तो वो आसानी से रिसीव और सेंड हो सकता है। एक तो बड़ी वजह ये भी है। दूसरी बड़ी वजह मैंने बताई थी अभी कि मैप में हर मुल्क के जो सैटेलाइट है अगर वो उसके फ्रंट पे रहेगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सैटेलाइट है, ये अगर ऐसे घूमता घूमता जाता यहाँ पे पहुँच जाता है इस पोजीशन पे, तो डेफिनेटली ये तो पाकिस्तान की बैक साइड पे आ गया। अब तो यहाँ पे सिग्नल नहीं पहुँचेंगे, तो ये तो फिर मसला बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो वो जो उसकी रोटेशन मोशन है उतनी ही मोशन में जो है वो सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में मूव करवा दिया ताकि हर वक्त पाकिस्तान के सामने उसका सैटेलाइट रहे। जैसे जैसे ज़मीन रोटेट करे ये सैटेलाइट जो है वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करे, जैसे जैसे ये ज़मीन जो है वो क्या करती है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, ये सैटेलाइट भी क्या करेगा अपने इस ऑर्बिट के अंदर ज़मीन के साथ साथ मूव करेगा। क्लियर होगी बात बेटा? इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम आसानी से जो है वो सिग्नल्स को सेंड भी कर सकेंगे
और वहाँ से रिसीव भी कर सकेंगे। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे टावर हैं, फर्ज करें पाकिस्तान के ऊपर ये मैंने ब्लू कलर पे टावर शो किए, बड़ी बड़ी डिश एंटीनाज हैं। तो वो डिश एंटीना टावर्स क्या करेंगे, अपने सिग्नल्स को आसानी से भेज भी सकेंगे और वहाँ से रिसीव भी कर सकेंगे। तो ये सारी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमने इस सैटेलाइट को जो है वो अपने मुल्क के सामने या ज़मीन के एक हिस्से के सामने स्टेशनरी बना दिया। ठीक है, वैसे तो ये दोनों हरकत कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के लिहाज से वो स्टेशनरी हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी टावर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो आसानी से अपनी जो है कम्युनिकेशन सिग्नल जो है वहाँ तक सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब बात ये आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इस आंसर का क्या होगा। तो आंसर में आपने ये लिखना है, सैटेलाइट्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ बिकॉज या ड्यू टू कम्युनिकेशंस सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल ईजीली। ताकि क्या है जी, सैटेलाइट को ज़मीन की रोटेशन के साथ इसलिए सिंक्रोनाइज मतलब एडजस्ट किया जाता है, उसके साथ साथ हरकत दी जाती है ताकि टावर्स और डिश एंटीना वगैरह अपने सिग्नल्स को आसानी से सैटेलाइट्स के साथ सेंड और रिसीव यानी कि भेज सकें और हासिल कर सकें। क्लियर है। उर्दू मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी मेरी वर्डिंग्स को जो है ना वो देख के लिख लीजिएगा। खुद से भी आप अपना आंसर को जो है वो स्केच बना सकते हैं, जैसे मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ आप खुद से स्केच बनाओ, खुद से अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा बेटा। दूसरा आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि हर मुल्क के लिए, क्योंकि एक एक सैटेलाइट एक एक ऑर्बिट में एक जगह मुकर्रर कर दी गई है, तो वो वहाँ पे अपने सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ओके जी, आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। 2 ही क्वेश्चंस थे, ये लेक्चर को इख्तिमाम करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों से भी, ताकि और लोग भी इस कोरोना वायरस के दौर में भी जो है ना घर बैठे इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।